Good evening, ma'am. Hello, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। हर स्ट्रेस में पूरे समय के लिए क्यों नहीं बैठते हो? 70 मिनट 80 मिनट इतने टाइम तक बैठते हो पेपर में? हम्म। कृपा, तुम्हारा कोई असाइनमेंट वगैरह कुछ नहीं आ रहा है? और अभी तुम आज कह रही थी मैं ड्यूअल नेचर कर रही हूँ। क्लास में ग्रेविटेशन चल रहा है, ड्यूअल नेचर को चले हुए 20 दिन हो गए, पहले पढ़ा था ड्यूअल नेचर, अभी तक ड्यूअल मैंने नेचर। उसके PYQs लगाए। 20 दिन के बाद पीवाईक्यूज लग रहे हैं उसके, या उसी दिन लगने थे? ग्रेविटेशन के फिर अगली साल लगाओगी ग्रेविटेशन? नहीं, हम्म। और बात चल रही हूँ। कौन कौन से चैप्टर हो गए फिजिक्स में, बताओ एक बार कृपा। कृपा मैम फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स रह गई। मॉडर्न फिजिक्स हो गई? मैम, बाकी तो हो ही गए हैं ऑलमोस्ट। अच्छा, और मॉडर्न फिजिक्स ही रह गई है। मॉडर्न फिजिक्स हाँ ही जी, रहती है जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, ये हो गया? यस मैम। ये कर लिया आपने? कृपा आपसे ही पूछ रही हूँ बेटा। हाँ जी मैम। कहाँ से करा है आपने? मैम जो आपके नोट्स थे और PYQs लगाए थे, और रिकॉर्डेड लेक्चर पिछले देखे थे। मुझे भेजना तुमने क्या, कहाँ लगाए हैं पीवाईक्यूज? कैपेसिटर के दिखाना मुझे, कैपेसिटर के पीवाईक्यूज कहाँ लगा रखे हैं आपने, मुझे शेयर करो भेज अपने ग्रुप पे। हाँ।
सुखजीत, रेगुलर तो आती नहीं हो क्लास में, कभी कभी आना होता है ना? समीर, तुम्हारी कैसे चल रही है पढ़ाई? हेल्थ कैसी है आपकी? हेलो समीर, आपसे बात कर रही हूँ। समीर क्लास में है कि नहीं है? समीर, तुम क्लास में हो कि नहीं हो भाई? तो बोलते क्यों नहीं हो? माइक खराब है क्या? माइक खराब हो रखा है तुम्हारा समीर? क्लास कैसे लेते हो फिर जब इतनी नेट की प्रॉब्लम है? अभी तो स्क्रीन शेयर भी नहीं करी मैंने, कुछ वीडियो भी नहीं चल रही है अभी से ही। अगर इतना इशू है तो क्लास कैसे कंप्लीट करोगे? क्लास में बैठ के क्या पीछे पॉपकॉर्न खाते हो क्या क्लास में बैठ के? हाँ, पढ़ाई करते हो? क्लास में हो सारे जने? अच्छा, हर्षित नहीं आया ना अभी। मैम आ गया हूँ। ठीक है। क्या कह रहे थे मैम? स्कूल का काम ही बहुत ज्यादा है। अभी तक स्कूल का काम चल रहा है क्या? जनवरी आ गई तुम्हारे मैम प्रैक्टिकल चालू कर दिए, प्रैक्टिकल का काम आ रहा अब। अच्छा, फाइलें मैम बना रहे हो? प्री चल रहे हैं अभी तो। यस मैम। फाइलें खुद ही बना रहे हो? यस मैम। मैम खुद ही बनानी पड़ेगी। क्यों खुद क्यों बना रहे हो? हर्षित, तुम्हारे मैम कोई राइटिंग चाहिए उनको। हाथ, तुम्हारे भाई बहन नहीं है? मैम मेरी बहन मेरे से कराती काम खुद। क्यों? तुम 12th में हो ना, तुम्हें जेई की तैयारी करनी है। हाँ है भाई? कि जेई की तैयारी तुम्हारी बहन कर रही है कि तुम कर रहे हो? बोलो। तो ये लिखने का काम तुम्हारा क्यों है फिर? ये तो आपकी सिस्टर भी कर सकती है, मम्मी भी कर सकती है। लिखने का काम तो किसी को भी दे दो, लिख तो कोई भी लेगा कि नहीं? हाँ, अगर सारा समय ये लिखने के काम में बिगाड़ोगे तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कौन करेगा? वो मैडम कर लेंगी, है ना? न्यूमेरिकल प्रैक्टिस मैम कर लेंगी, हम बस क्लास देखने आ जाएंगे। यही सोच रखा है ना सारे बच्चों ने। एक से नहीं कह रही मैं, किसी का भी कोई होमवर्क ही नहीं आ रहा। कृतिका भी कुछ नहीं कर रही है आजकल। बीच में तो कुछ शेयर करती थी असाइनमेंट वगैरह, अब तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे हो तुम लोग। धनंजय तो भी कुछ नहीं कर रहा है, फिजिक्स में मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं पहले से। पता नहीं क्या कर रहे हो, असाइनमेंट्स बना रहे हो बस बैठ के, है ना?
है भाई, असाइनमेंट बना रहे हो ना? तो फिर असाइनमेंट मैम मेरे लगे मैम हुए हैं पेपर चल इसलिए रहे हैं अभी काम रोज, कर रहे हैं। डेली पेपर हो रहा है। अच्छा, पेपर चल रहे हैं आप लोगों के? यस मैम। पेपर तो अभी चले होंगे ना, कुछ 4-5 दिन पहले, इससे पहले पूरे दिसंबर में कुछ नहीं शेयर कर रहे हो। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, पेपर में आएगा तो वही तुम 4 बार तो पढ़ चुके हो, क्लास में तुम्हें कितनी बार पढ़ा दिया, अब क्या आएगा बोर्ड्स में इसके अलावा? डेरिवेशन, डेरिवेशन रटते हो क्या? फिजिक्स में डेरिवेशन एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अलावा किसी और चैप्टर में है ही नहीं। थोड़ी बहुत कैपेसिटर में लगा लो। क्या रटते हो बैठ के, बोलो। मैम फिजिक्स के भी अलावा और भी होता है सब्जेक्ट। हाँ तो केमिस्ट्री भी है ना, केमिस्ट्री में थ्योरी है सारी, उसमें तो डेरिवेशन नाम की कोई चीज ही नहीं है, उसमें तो थ्योरी पढ़ो। ऑर्गेनिक तो इतनी आसान है, गिलेटे लेटे पढ़ लो। मैम इतनी आसान नहीं है। हाँ, हमने तो पढ़ी ही नहीं 12th। ऑर्गेनिक से आसान तो है ही नहीं कुछ, ऑर्गेनिक तो सबसे आसान है। हमें तो आसान लगती थी वही ऑर्गेनिक। क्या लिखा है किसी ने, कहाँ मिलेगा ये? क्या पूल कर रहे हो, Q&A? मैम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो? हाँ। मैम आप कैसे पढ़ते थे ऑर्गेनिक? क्या कह रहे हो अमनदीप? मैम आप ऑर्गेनिक कैसे पढ़ते थे? ऑर्गेनिक हमारी मैम बढ़िया पढ़ाती थी, हमने तो बस स्कूल में ही कवर करी थी ऑर्गेनिक तो। उसके बाद फिर हम लोगों ने ट्यूशंस लगाए थे, बस सेल्फ स्टडी कर, बस उन्होंने जो नोट्स दिए थे वही पढ़ लिए थे, बहुत सही पढ़ाया था, रटने की मैम जरूरत। स्कूल के नोट से हो गया। हाँ, स्कूल के नोट्स थे, फिर ट्यूशंस के नोट्स थे कुछ। और पता है 100 में से 100 आउट ऑफ 100 आया था केमिस्ट्री में तो स्कोर। मैम जेई में? अरे CBSE बोर्ड्स में, बोर्ड्स का बता रही मैम हूँ, 100 है। 100। केमिस्ट्री में मैम कौन सा बोर्ड था? CBSE। मैम फिर आपने केमिस्ट्री क्यों नहीं चूज किया? तो क्या हो गया, यस क्या इंटरेस्ट की बात होती है ना, इंटरेस्ट इतना था नहीं केमिस्ट्री में, इजी थी ना। मैम फिजिक्स में 100+ होंगे फिर। नहीं नहीं, फिजिक्स में कम थे, फिजिक्स में नहीं थे 100। मैम हमेशा ऐसे ही क्यों होता है हर्षिता भी? हाँ, क्या कह रहे हो? मैम हमेशा ऐसे ही क्यों होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट वीक होता है हम उसी के टीचर बन जाते हैं? ऐसा है क्या? मैम मुझे मैम हर्षित सर भी बता रहे थे कि उनकी फिजिक्स सबसे बढ़िया थी और उनकी केमिस्ट्री और मैथ्स बहुत वीक थी। अच्छा, अब वो मैथ्स पढ़ा रहे हैं। हाँ जी। इंटरेस्ट की बात है ना, अगर वो वीक होता है वो सब्जेक्ट, उसको इतना पढ़ लेते हैं फिर वो अच्छे से आ जाता है ना, ये हो जाता है। यस मैम। हाँ, तो केमिस्ट्री तो भाई इजी है, केमिस्ट्री के लिए तो तुम लोग नौटंकी करते हो, केमिस्ट्री से इजी सब्जेक्ट तो कुछ नहीं है। ऑर्गेनिक में इसलिए एक तो बढ़िया लगता है कि ऑर्गेनिक में कोई न्यूमेरिकल्स नहीं होते, जिसमें कैलकुलेशन एरर हो जाए या कुछ हो जाए। मैम ऑर्गेनिक में बाकी तो ठीक है, बस जो मैम रिएजेंट्स होते हैं ना बहुत सारे, हाँ वो वो मैम में कंफ्यूजन हो जाती है थोड़ी। हाँ, वो तो सुबह शाम तुम्हें लिखने पड़ेंगे कॉपियों में, पेज बनाओ हम्म। अपना खुद का, लिखो खुद से, है ना? यस। हम्म, ठीक है। और मैथ्स कैसी चल रही है? मैथ्स तो सही चल रही है ना? हाँ जी। केमिस्ट्री स्कोरिंग है, इसीलिए केमिस्ट्री पे ज्यादा जोर दे रहे हैं हम लोग, है ना, केमिस्ट्री में मार्क्स ज्यादा आ जाते हैं कंपैरेटिवली। चलो स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन। तुषार आप आने लग गए? तुषार कैसे हो बेटा? तुषार कैसे हो?
मैम ठीक हूँ। ओके, वेरी गुड, बहुत सही डिसीजन लिया है तुमने इन क्लासेस में आके, है ना। रिवीजन हो जाएगी आपकी। ये बच्चे बाकी के ये तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या सोच के बैठे हैं। एक मिनट, क्वेश्चन लगाओ बैठ के। हम्म, पहले आसान आसान कराती हूँ। कैपलर्स लॉ रह गया था ना कल, कैपलर्स लॉ पढ़ा दिया यस क्या? मैम। पढ़ा दिया था क्या मैंने? मैम मैम नहीं पढ़ा। मैम रह गया था। पढ़ा दिया था ना कि रह गया? मैम नहीं पढ़ा। मैम रह गया था। ठीक है, कैपलर्स लॉ, कितने लॉ है कैपलर्स के? 3 लॉ है। पहला क्या मैम कहता 3। है? हाँ, पहला तो यही है सिंपल सा कि हमारा क्या होता है, प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा होता है और हमारा सन एक फोकस पे सिचुएटेड होता है। ठीक है, पहला तो सिर्फ इतना सिंपल सा लॉ है। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है कि प्लैनेट स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। ये कई बार ये लाइन पढ़ी होगी, सुनी होगी, समझी होगी, तो थोड़ा सा समझो। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मान लो हमारे पास ये एक ऑर्बिट है, ठीक है, यहाँ पर अपना सन बैठा हुआ है। अब आपका जो प्लैनेट होगा, सपोज करो उसकी पहले पोजीशन है ए, ठीक है, ए से पोजीशन है तो ये इसकी ये मान लो ये वाली रेडियस हो गई आर ए। फिर एक इसकी पोजीशन आती है बी, मान लो ये पोजीशन बी हो गई। इससे हम मान लेते हैं कि जो सन से ये डिस्टेंस है ये है बी, ठीक है, ओके। अब क्या होता है, जब प्लैनेट तुम्हारा सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा तो हर पॉइंट पे प्लैनेट की जो वेलोसिटी है कुछ अलग होगी। जैसे बी पॉइंट पे प्लैनेट सन के सबसे ज्यादा नजदीक है, जैसे ही प्लैनेट सन के सबसे ज्यादा नजदीक आता है तो तुम्हारे पास जो आपका प्लैनेट है उसकी स्पीड क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाएगी, सबसे मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी जब तुम्हारा प्लैनेट सन के पास आएगा, ठीक है। जैसे ही तुम्हारा प्लैनेट दूर चला जाएगा, देखो ए पॉइंट कहाँ है कि जब अब तुम्हारा प्लैनेट बहुत दूर है, जिसे हम एपोजी और पेरिजी बोलते हैं, है ना। पेरिजी मतलब क्लोजेस्ट, एपोजी मतलब फारदेस्ट, फारदेस्ट पॉइंट है ए। अब ए पॉइंट पे तुम्हारे पास जो प्लैनेट की वेलोसिटी होगी वो इस पॉइंट पर क्या होगी बेटा? सबसे कम होगी, मिनिमम वेलोसिटी। तो इसका मतलब क्या है, हर पॉइंट पर तुम्हारा पार्टिकल किस वेलोसिटी से घूम रहा है? कुछ अलग वेलोसिटी से। बात समझ में आई? हर पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी, प्लैनेट की वेलोसिटी अलग है, पास है तो मैक्सिमम हो जाएगा, दूर है तो मिनिमम हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सपोज हमारा यहाँ पर सन बैठा हुआ, फिर से बनाते हैं, ये अपना सन है। यहाँ पर मान लो ये प्लैनेट ए है बेटा, ये प्लैनेट ए से पोजीशन बी पर आ जाता है, ठीक है, ए पोजीशन से बी पोजीशन पे आ जाता है। मान लो ये अपना कुछ डिस्टेंस होगा, ये मैंने सेंटर टू सेंटर ज्वाइन कर दिया। अब ये जब ए से बी पर आया तो इसने कुछ एरिया कवर किया होगा ए से बी आने पर। तो मान लो इसने ए से बी आने पर कुछ एरिया कवर किया, कितने समय में? dt समय में, ठीक है, dt समय में कुछ एरिया कवर किया। सिमिलरली मान लो अब तुम्हारा प्लैनेट सी पोजीशन पे है, सी से डी की तरफ आया, तो अब मैंने सी से, देखो अब मैंने सन से सी को मिलाया, सन से फिर डी पॉइंट को मिलाया। अब ये सी से डी गया, तो भाई सी से डी गया होगा तो भी क्या कवर किया होगा बेटा? इसने कुछ एरिया कवर किया होगा सी से डी जाते वक्त।
अब ये सी से डी जाते वक्त भी मान लो इसने कुछ एक एरिया कवर किया, सपोज A1, और यहाँ जो एरिया कवर किया ये एरिया है A2। अब मान लो कि मैंने सी से डी तक भी टाइम लगा के रखा कि यहाँ पर जब पार्टिकल सी से डी गया है तो भी कितने समय में गया है बेटा, dt समय में गया है। कितने समय में? dt समय में। तो अगर मैंने टाइम इंटरवल फिक्स कर दिया dt, तो प्लैनेट ने जो एरिया कवर किया होगा इस समय में वो क्या होगा? वो बराबर होगा। क्या होगा? बराबर। ये है इसका मतलब। इक्वल एरिया होगा कब? जब आपने समय भी क्या लिया होगा? इक्वल लिया होगा। बात समझ में आई? ये बनता है इसका सेकेंड लॉ, जिसे हम कहते हैं एरियल वेलोसिटी। ए क्या है? एरिया। तो dA/dt मतलब एरिया का समय के साथ चेंज क्या होने वाला है? कांस्टेंट। कैसे? मैंने तुम्हें अभी बोला कि हर पॉइंट पर वेलोसिटी अलग होगी। अभी हमने तुम्हें बताया कि हर पॉइंट पर वेलोसिटी अलग होने वाली है, लेकिन वो वेलोसिटी कुछ इस तरीके से होगी कि हर समय में बदलने वाला एरिया, मतलब भाई प्लैनेट है, आगे चल रहा है, तो जैसे प्लैनेट 1 सेकंड में जितना एरिया कवर करेगा तो हर सेकंड में उतना ही एरिया कवर हो रहा होगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, रेडियस चेंज हो रही है ना। तो एरिया क्या रहेगा बेटा? एरिया पर यूनिट सेकंड में सेम चेंज होगा। तो इसलिए dA/dt किसके बराबर है? कांस्टेंट के बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया dA/dt बराबर किसके आया? कांस्टेंट के। फिर क्या होता है? टॉर्क की बात करते हैं। बताओ, अगर मेरे पास यहाँ पर सन बैठा हुआ है, ठीक है, और मान लो ये मेरा प्लैनेट है, यहाँ अपना सन है। अब सन और प्लैनेट, इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशन वाला। तो ग्रेविटेशन का फोर्स बेटा ये दोनों इसी लाइन पे होगा ना, सेम लाइन पे, जिस लाइन से ये जुड़े होंगे सेंटर टू सेंटर, क्योंकि ग्रेविटेशन का फोर्स कैसा फोर्स है? सेंटर टू सेंटर लाइन जॉइनिंग फोर्स है। तो जिस लाइन से ये जुड़े हुए हैं इसी लाइन पर फोर्स लग रहा है F। अगर मैं टॉर्क निकालूं, टॉर्क अबाउट किसके अबाउट? सन। टॉर्क अबाउट सन लिखते हैं तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है R×F, यानी फोर्स जो जिस लाइन ऑफ जो आपके फोर्स की लाइन है उससे R परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब देखो मेरी फोर्स की लाइन भी ये है, और जो दो प्लैनेट आपस में जुड़े हुए हैं R, वो ये R भी, डिस्टेंस भी यही है। तो F और R ओवरलैप कर गए, या तो एंगल 0 है या 180 डिग्री है। तो टॉर्क RF साइन थीटा लिखोगे तो साइन थीटा या तो 0 बनेगा या तो 180 बनेगा। दोनों ही केस में मेरे पास टॉर्क कितना आया? 0। क्यों टॉर्क 0 क्यों आया? समझ गए ना? मुझे टॉर्क के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए थी, बट परपेंडिकुलर तो नहीं है ना बेटा। फोर्स भी यही लाइन में है, प्लैनेट A और B, फोर्स भी ऐसे लग रही है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी यही है R, है ना। तो यहाँ पर तुम्हारे पास सन के अबाउट टॉर्क कितना हो गया? 0। बात समझ में आ गई? अगर सन के अबाउट टॉर्क 0 है तो देखो आप क्या लिखते थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स के बराबर। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का सेकेंड लॉ। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, P क्या है? लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। भाई P इज लीनियर मोमेंटम, फोर्स के बराबर है। इसी की एनालॉजी टॉर्क में लिखो। P क्या था? लीनियर मोमेंटम। तो टॉर्क के केस में यानी फोर्स बन गया मेरा टॉर्क, dP/dt। P क्या बन जाएगा? एंगुलर मोमेंटम। किससे डिनोट करते हैं? L से। तो dL/dt इक्वल्स टू टॉर्क है, और टॉर्क 0 है, तो यानी dL/dt 0 है, तो L क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। क्या हो गया बेटा? कांस्टेंट। तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहने वाला है तुम्हारे प्लैनेट का अबाउट द सन? एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ गई? कांस्टेंट। तो dL/dt 0 है, और dA/dt कांस्टेंट है L के, और dA/dt किसके बराबर आता है? L/2m। किसके बराबर आएगा? L/2m के। ये याद रखना, L इज एंगुलर मोमेंटम, M क्या है? मास ऑफ प्लैनेट। तो dA/dt कांस्टेंट है, विच इज इक्वल टू L/2m। L क्या है? यहाँ लिख भी देती हूँ, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, क्या है? एंगुलर यस मैम। मोमेंटम।
ओके, अब देखो यहाँ पे देखो, अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो अगर मुझे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इस ए और बी के अबाउट भी तो एंगुलर मोमेंटम सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर तुम लिखोगे कि एल ए जो है एल बी के बराबर है, यानी एंगुलर मोमेंटम उस प्लैनेट का अगर ए पे है और बी पर है तो उस प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, mvr क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम मैंने सब बताया ना कि देखो टॉर्क है तो r क्रॉस f, ओमेगा है तो r क्रॉस v, करेक्ट। एक्सीलरेशन है, एंगुलर एक्सीलरेशन है तो r क्रॉस a, एंगुलर मोमेंटम है तो r क्रॉस लीनियर वाला क्या होगा p, बस इसमें r का मल्टीप्लीकेशन होता है परपेंडिकुलर, है ना। तो एल ए क्या हो जाएगा, l इक्वल्स टू r क्रॉस p है, r p क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। देखो r ये है और वेलोसिटी ऐसे है तो एंगल कितना बना 90 डिग्री, साइन 90 कितना हो जाएगा 1, करेक्ट। एंगल यहाँ लिखोगे एम वी आर, वेलोसिटी कितनी है देखो ए पॉइंट पे मान लेते हैं वी ए, रेडियस कितनी है आर ए, बी पर क्या हो जाएगा, मास तो प्लेनेट का सेम ही रहेगा, वेलोसिटी बी, रेडियस आर बी, एम से एम कट गया तो तुम्हारे पास यहाँ से ये फॉर्मूला और बन गया। मान लो तुमसे 2 पॉइंट का दे दें, ये 2 पॉइंट पर ये तुम्हारे प्लेनेट की पोजीशन है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ये है और रेडियस ये है, बताओ कोई एक चीज पूछ लेते हैं आइडेंटिफाई कराने के लिए, तो क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखना है, क्या, वी ए आर ए किसके बराबर होगा, वी बी आर बी के, वही तो एरिया है, वेलोसिटी इंटू आर ए इंटू वी बी आर बी। देखो ये ए की रेडियस है ना आर ए, ये ए की रेडियस है और आर बी किसकी रेडियस है, बी वाले की, कहां से, सन से। क्लियर हुआ ये चीज, बोलो बेटा। यस मैम। तो ये कुछ 3-4 फॉर्मूले हैं, Yes. क्या, डी ए बाई डी टी एल बाई यस मैम। बराबर है, और एक ये एल ए इक्वल्स टू एल बी रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहने वाला है, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। फिर थर्ड क्या आता है, थर्ड लॉ, थर्ड लॉ कहता है टाइम पीरियड के बारे में, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट या प्लैनेट, कि टाइम पीरियड क्या होगा, तो ये कहता है कि टाइम पीरियड का स्केयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के, ठीक है, आर क्यूब, या सेमी मेजर एक्सिस भी बोल सकते हो। ठीक है, टी स्केयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये है। आर इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिटल रेडियस, क्या है ये, याद रहेगा, ऑर्बिटल रेडियस, या फिर सेमी, अगर इलिप्टिकल है तो क्या होगा, इलिप्टिकल के केस में कौन सी एक्सिस लोगे, सेमी मेजर, कौन सी होती है वो, देखो ये वाली, जो ये वाली होती है ना बड़ी वाली ए, मेजर एक्सिस ही बोलते हैं ना इसको, सेमी मेजर एक्सिस, तो ये बड़ी वाली जो एक्सिस है ए, ये वाली लेनी है, ठीक है। ए की जो स्मॉल वाली होगी ना बी, ये वाली नहीं लेनी, जो ये लॉन्ग वाली होती है सेमी मेजर एक्सिस, ये वाली लेनी है। अगर कैसा ऑर्बिट है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है तो ए का क्यूब हो जाएगा। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, ठीक है। एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है, देखो मेरे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर नॉट अपॉन वी नॉट, भाई टाइम पीरियड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, सर्कुलर ऑर्बिट में है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी, आर कौन सी होगी भाई, ऑर्बिटल वेलोसिटी, आर क्या होगा, ऑर्बिटल रेडियस, वी क्या होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके बराबर होती है बताओ, कल ही पढ़ाया था, अंडर रूट जी एम अपॉन आर नॉट, यही हो जाएगा बेटा। तो टाइम पीरियड किसके बराबर आ गया, देखो 2 पाई अंडर रूट जी एम, आर नॉट ऊपर चला जाएगा, कितनी हो जाएगी आर नॉट की पावर 3/2, एक वैसे था एक रूट में चला जाएगा तो 1 + 1/2 3/2, ठीक है। तो इसको अगर मैं कांस्टेंट मान लू सारी टर्म को, तो यहाँ से तुम लिख सकते हो टी जो है इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आर की पावर 3/2, और क्या लिख सकते हो, टी स्केयर इक्वल्स टू के कांस्टेंट मान लो आर की पावर 3, ठीक है। तो ये है तुम्हारा फॉर्मूला, ये कांस्टेंट टर्म याद रखो या मत रखो, बस ये याद रखो टी स्केयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के, ठीक है। मैम इलिप्टिकल के केस में क्या होगा फिर, यही है सब में,
सबके केस में यही है, ठीक मैम है। ये तो फिर सर्कुलर का है ना मैम, 2 पाई r था। सेमी मेजर एक्सिस बता तो दिया। अगर तुम्हारे पास इलिप्टिकल आती है तो सेमी मेजर आर नॉट जो लेना है ना, यहाँ पर आर जो लेना है, ये कौन सी एक्सिस लोगी फिर? सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। बस इलिप्टिकल के केस में इतना याद रखो। ओके, चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये वाला करो, कल करा दिया था क्या ये एंगुलर मोमेंटम वाला? देखो जरा, मैम कुछ नहीं करा करा कोई दिया था ये क्वेश्चन। तो। मैम कल मैम न्यूमेरिकल कल नहीं कराए? क्वेश्चंस नहीं हुए। मैम कल कोई क्वेश्चन नहीं हुआ मैम। ठीक है, तो फिर तो तुम्हें सारी कराने पड़ेंगे। चलो ये वाला करो, दूसरे बैच में हो गए थे 4-5 क्वेश्चन। देखो मैं करा देती हूँ, कोई नहीं, तुम देखते रहना क्योंकि समय कम है। ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है मेरे पास gm/r²। अब ये क्या कह रहा है कि अगर हमने डायामीटर को 1/3 से रिड्यूस कर दिया तो ग्रेविटेशन कितने से चेंज हो जाएगा नया? तो बेटा जी डैश किसके बराबर आ जाएगा? gm/ मास में कोई चेंज नहीं किया तो मास एज इट इज। अगर डायामीटर को 1/3 किया है तो सिंपल सी बात है, रेडियस भी 1/3 हो जाएगी, 1/3 का स्क्वायर। ऊपर 3 3 9 चला गया, gm/r² एज इट इज। यस तो कितने टाइम्स हो गई मेरी g डैश इक्वल्स टू 9/9g, है ना? तो 9 टाइम्स, तो 9 टाइम्स बढ़ गई। क्लियर हुआ? अगर रेडियस को 1/3 कर देते हैं तो ये 1/3 हो जाती है। एक सेकंड रुकना भाई, मेरी मम्मी चार्जर हटा के चली गई है। चलो हेलो, यस मैम। स्क्रीन दिख रही थी तुम्हें? मैम अब तो आपने शेयर नहीं की हुई। अच्छा, अरे उससे पहले पूछ रही थी। Q&A पे क्यों लिखते हो? पता नहीं चलना चाहिए क्या बातें कर रही है। तो पुराना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन है एंगुलर मोमेंटम का। क्या कह रहा है कि दो प्लैनेट हैं, एक कॉमन स्टार के ऑर्बिट कर रहे हैं, वो एक का रेडियस a है, एक का रेडियस b है ना? तो मान लो ये कोई कॉमन स्टार है, इसके अक्रॉस 2 सर्कुलर ऑर्बिट होंगी, है ना? एक RA और दूसरी RB। इस तरीके से 2 प्लैनेट्स घूम रहे हैं इन दोनों डिफरेंट ऑर्बिट्स में। तो तुम्हें इन दोनों का रेशो दे रखा है कि RB जो है 2 टाइम्स ऑफ RA है, और जो प्लेनेट B है उसका जो मास है वो 4√2 टाइम्स है, किसके? 4√2 टाइम्स है मास ऑफ A के। कह रहा है एंगुलर मोमेंटम बता दो। अभी एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या पड़ा था? mv/r, है ना? यस मैम। अब याद रखना, जब भी जहां r आ जाए ना, r हमेशा सेंटर से ली गई डिस्टेंस है। r इज ऑलवेज सेंटर से ली गई डिस्टेंस। जितने भी फॉर्मूले में r आया है, अर्थ के सेंटर से ली हुई गई डिस्टेंस है। अगर 2 प्लैनेट के बीच में है तो 2 प्लैनेट के सेंटर टू सेंटर की दूरी होगी। ओके, mvr एंगुलर मोमेंटम है, तो सिंपल सी बात है, अगर 2 प्लैनेट घूम रहे हैं तो वेलोसिटी कौन सी होगी भाई? ऑर्बिटल वेलोसिटी होने वाली है। यस मैम। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी पढ़ा था, √gm/r0
एक ये आर नॉट आया, तो ये वाला आर नॉट भी ऑर्बिटल रेडियस ही होगा, ऑर्बिटल रेडियस ही है, दोनों सेम रेडियस है, ठीक है। तो यहां से मेरे पास एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बना m अंडर रूट जी एम, ये आर नॉट देखो बेटा ये कट जाएगा एक रूट, तो ये आर नॉट यहाँ गया रूट में, तो ये एंगुलर मोमेंटम है। अब इसने कहा है कि दो प्लैनेट्स के लिए निकालो, ए प्लैनेट और बी प्लैनेट के लिए। अब देखो प्लैनेट ए और बी के लिए मेरे पास क्या क्या कांस्टेंट है बेटा, जी एम कांस्टेंट हो गया, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम वो वाला मास है जिसके अबाउट तुम्हारे दोनों प्लैनेट क्या कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, एल ए अपॉन एल बी इक्वल्स टू मास ऑफ प्लैनेट ए अपॉन मास ऑफ प्लैनेट बी अंडर रूट रेडियस ऑफ प्लैनेट ए अपॉन अंडर रूट ऑफ रेडियस ऑफ बी। मुझे रेशो दे रखा है एम ए और एम बी का, देखो दे रखा है ना, यस मैम। एम बी अपॉन एम ए, एम बी अपॉन एम ए 4√2 है, तो एम ए अपॉन एम बी 1/4√2 हो जाएगा। सिमिलरली आर ए अपॉन आर बी भी यहाँ से 1/2 हो जाएगा रूट में। क्लियर हुआ? तो मेरे पास एल ए अपॉन एल बी कितना आया बेटा, 1/8। पूछा क्या है मेरे से, एल बी अपॉन एल ए, तो एल बी अपॉन एल ए क्या हो जाएगा, इसका वाया वर्सा उल्टा कर दो, कितना 8, तो यहाँ से मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मैम आपने आर ए है आर बी कैसे निकाला? ये है ना आर, देखो ये दे रखा है ना, तो आर बी अपॉन आर ए कर दो, किसके बराबर आ गया, 2/1 आ गया ना, तो आर ए अपॉन आर बी 1/2 हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। ओके मैम। तो ये एंगुलर मोमेंटम, तो ये याद रखना अगर एंगुलर मोमेंटम में आता है तो इस तरीके से ऑर्बिटल वेलोसिटी रख के तब सवाल होगा, ठीक है, सॉल्व आगे, अदरवाइज होगा ही नहीं। ये देखो ये तुमसे कह रहा है कि अगर एक सैटेलाइट है, एक ऑर्बिट में घूम रहा है, मान लो मेरी ये अर्थ है, ये अर्थ की रेडियस है, ये सरफेस से कितनी हाइट ऊपर है, h हाइट ऊपर है जो कि 270 किलोमीटर है। यहाँ पर मेरी एक ऑर्बिट होगी, है ना, इस ऑर्बिट में सैटेलाइट घूम रहा है भाई, इस ऑर्बिट में सैटेलाइट घूम रहा है, कह रहा है कि इस सैटेलाइट के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है वो बताओ। तो कल मैंने तुम्हें बताई थी कि सैटेलाइट अगर ऑर्बिट में घूमेगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी जो कि टोटल एनर्जी के बराबर होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया था बताओ, प्लस जी कैपिटल एम जो कि प्लैनेट का मास होगा, स्मॉल एम यानी सैटेलाइट का मास, दो मासेस यूज होते हैं, अपॉन में 2 इंटू आर। आर क्या थी, आर प्लस एच, हमेशा स्मॉल आर को आर प्लस एच लिखवाया गया है। तुम्हारे पास सारी चीजें मौजूद है, देखो अर्थ का मास दे रखा है, अर्थ जबकि तुम्हारा प्लेनेट है भाई, सैटेलाइट किसी के तो ऑर्बिट, किसी के तो चारों तरफ घूमेगा, तो किसके, किसी प्लेनेट के, किसी सन के, किसी स्टार के, तो ये प्लेनेट का मास हो जाएगा, एक सेकेंड, ये प्लेनेट का मास, ये एम एस सैटेलाइट का मास दे रखा है, देखो सैटेलाइट का मास ये रहा, सैटेलाइट का मास ये रहा, अर्थ का मास ये रहा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये रहा, कैपिटल आर यानी अर्थ की रेडियस ये रही, स्मॉल एच यानी हाइट ये रहा 270 किलोमीटर, और क्या चाहिए, सारी चीजें हैं, तो निकल जाएगी काइनेटिक एनर्जी। यस मैम। ठीक है, बस मैम फॉर्मूला, एस सरफेस है ना, हाँ बेटा, एस सरफेस है ना वो एम एस। हाँ एम एस सैटेलाइट का मास, सरफेस क्या है, नहीं सरफेस तो मैम कुछ, पी फिर पी प्लेनेट अर्थ, मैम वो ई लिख देते तो कंफ्यूजन हो। ये लो बस, कैपिटल एम अर्थ। भाई देखो तुम्हारा सैटेलाइट क्या है, यहाँ पे सैटेलाइट किसी प्लेनेट के चक्कर लगाएगा, जैसे मून अर्थ के लगा रही है, या फिर जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो अर्थ के चक्कर लगाएगा। तो जब भी मैं मास लिखूंगी तो मेरे पास, तुमने देखा होगा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, या इनमें सब में दो दो मास है ना, तो एक तो उसका मास जो चक्कर लगा रहा है, किसके अबाउट लगा रहा है, दूसरा उसका मास, ठीक है, तो यहाँ पे दो मासेस आएंगे। गॉट इट भाई, Yes, एक ma'am. अर्थ के अबाउट ही तो घूम रहा है तुम्हारा सैटेलाइट, या फिर मैं यहाँ पर सन रख दूं, अब तुमसे कह दूं सन के अबाउट कोई प्लैनेट घूम रहा है, तो सेम फॉर्मूला लगेगा, बट लेकिन अब की बार मास किसका हो जाएगा, एक तो सन का मास हो जाएगा और एक प्लैनेट का मास हो जाएगा, दो मास हो गए ना। तो इसी तरीके से ध्यान से तुम्हें दो मासेस मिल जाएंगे, ठीक है, इतना टेंशन मत लो। गॉट इट? यस मैम। धनंजय समझ में आया ना कि दो मास किस किस के हैं बेटा? यस मैम। ये वाला क्वेश्चन नहीं करते अभी, बाद में करेंगे इसको।
ये वाला देखो, ये फिर से टाइम पीरियड का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि मान लो मेरे पास ये अर्थ है, ये मून है जो अर्थ के अबाउट घूम रहा है। सपोज करो अर्थ और मून के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, कैपिटल आर है, ठीक है, डिस्टेंस। ओके, मून कितना समय लेता है अपने रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में, टाइम पीरियड कितना है मून का, 27 डेज। 27 दिन में मून अपना क्या कर लेता है, टाइम पीरियड अपना जो रोटेशनल है वो कंप्लीट कर लेता है। किसके अबाउट, किसके अबाउट, अर्थ के अबाउट, ठीक है, अर्थ के अबाउट। अब ये कह रहा है कि हमारे पास एक और ऑर्बिट है, सपोज ये ऑर्बिट, ठीक है, ये ऑर्बिट जो है यहां पर भी एक सैटेलाइट है, सपोज यहां पर भी तुमने एक सैटेलाइट बैठा दिया, लेकिन कंडीशन ये है कि जो ये वाला सैटेलाइट है, अब तुम्हारा इसका जो डिस्टेंस है अर्थ से वो मून से 9 टाइम क्लोजर है ना, देखो दिया हुआ है ना कि ये 9 टाइम क्लोजर है किससे, अर्थ के। तो बेटा अगर मून की डिस्टेंस आर थी और ये तुम्हारा मून से 9 टाइम क्लोजर है, तो ये वाली रेडियस कितनी हो जाएगी, R/9। हाँ R/9। R/9 हो जाएगी, है ना, R/9 हो गई। बस अब क्या करना है, T1 स्केयर अपॉन T2 स्केयर इक्वल्स टू R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब, बोलो। यस Yes. एक टाइम पीरियड दे रखा है 27 दिन, 27 का स्केयर अपॉन T2 निकालना है हमें, T2 का स्केयर इक्वल्स टू R1। अब देखो ऊपर 27 मून का लिखा है, तो मून की ही रेडियस लिखना ऊपर, कितनी है R क्यूब। दूसरे प्लैनेट की 9 गुना उससे क्लोजर है, तो 9 अगर मून की R है तो क्लोजर वो कितनी हो जाएगी बेटा, R/9 R/9 क्यूब। बस अब ये सॉल्व कर लोगे, R से देखो R कट जाएगा, T2 आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो T2 शायद 1 डे आएगा, ठीक है, एक दिन। तो वो जो सैटेलाइट होगा अपना एक दिन में ही अपना अर्थ के अबाउट कंप्लीट कर लेगा रिवॉल्यूशन, ठीक है। यस मैम। फिर देखो, फिर टाइम पीरियड पे ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें क्या कह रहा है कि सपोज करो मेरे पास एक सैटेलाइट है जिसकी रेडियस R है, इस सैटेलाइट की रेडियस R है, और मान लेते हैं कि ये जो है अर्थ का रिवॉल्यूशन करने में जो समय ले रही है सपोज T ले रही है, ठीक है। एक दूसरे सैटेलाइट को उठा के लाते हो, उस सैटेलाइट को उस ऑर्बिट में रखा जाता है जिसकी ऑर्बिटल रेडियस कितनी है, 1.03 R है। अगर अब ये पहला सैटेलाइट, फर्स्ट सैटेलाइट, ये सेकंड सैटेलाइट है, इस सेकंड सैटेलाइट को किसी दूसरी ऑर्बिट में उठा के रखा है जिसकी रेडियस दे रखी है, तो बेटा यहाँ टाइम पीरियड सिंपल सी बात है कुछ अलग होगा, T'। तो इन्होंने तुमसे कहा है कि बताओ T और T' में परसेंटेज चेंज कितना है, कि टाइम पीरियड कितने से चेंज हो जाएगा। भाई कुछ तो चेंज आएगा ही ना, कि रेडियस चेंज होगी तो टाइम पीरियड तो चेंज आएगा ही आएगा। इन्होंने बोला है कि बताओ कितने से परसेंटेज चेंज आएगा। तो क्या करने का, कुछ नहीं करने का, हमें पता है कि T स्क्वायर किसके बराबर है भाई, R क्यूब के। इसका उसमें यूनिट एंड डायमेंशन में याद है, पावर आगे करते थे, 2 इंटू डेल्टा T अपॉन T इक्वल्स टू पावर आगे 3 डेल R अपॉन R, करेक्ट। क्या मुझसे डेल्टा T/T ही तो पूछा है कि टाइम पीरियड कितने से चेंज हुआ है, करेक्ट। अब क्या करने का, देखो 2 इंटू डेल्टा T/T पूछना चाह रहा है इक्वल्स टू 3, इस 2 को भी अपॉन में ले आओ, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा R चाहिए। अब डेल्टा R कैसे निकाला जाए बताओ भाई, डेल्टा R क्या हो जाएगा, कितने से चेंज हुई है रेडियस, रेडियस का चेंज तो मुझे गिवन ही है कि 1.03 R माइनस R, यही तो है रेडियस का चेंज, कितना 0.03 R, कि रेडियस को इतने से चेंज किया है, तो यहाँ पर 0.03 R लिख दूं डेल्टा R की जगह, अपॉन ये R है, यहाँ पर ये R एज इट इज आ जाएगा, R से R कट गया, तो ये देखो कितना आया, डेल्टा T अपॉन T इक्वल्स टू 3 जा 9 हो जाएगा, 0.09 अपॉन 2 0.045, ये आया डेल्टा T। इसने परसेंटेज चेंज पूछा है, परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, कितना आ जाएगा 4.5%। तो कितने से चेंज हो गया भाई, 4.5% से, टाइम पीरियड 4.5% चेंज हो जाएगा। देख लो रेडियस को छोटा सा चेंज किया, लेकिन टाइम पीरियड में चेंज जो आया काफी हद तक ज्यादा आया है। तो कैसे किया, इसका डिफरेंशिएट करके, जो हम यूनिट एंड डायमेंशंस में करते थे, याद है। यस मैम। मैम ये Percent- न्यूमेरिकल था। हाँ
न्यूमेरिकली तो है ये, देखो मतलब इसमें 4.5 पुट करना था हमें। 4.5 तो आंसर है। हाँ जी मैम, वही पूछ रही हूँ कि आंसर मैम ऑप्शंस इसमें वाला न्यूमेरिकल में था। आंसर कैसे दिया फिर? ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन थे इसमें, ठीक है, ऑप्शन टाइप है ये, ऑप्शंस दिए हुए हैं तुम्हें 4.5%, 5% इस तरीके से, ठीक है, ऑप्शन वाला है ये एमसीक्यू। तो ऑप्शन की यहाँ पे स्पेस नहीं थी तो इसलिए ऑप्शंस नहीं लगाए, ठीक है। ओके मैम। मैम हाँ 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 सुहानी बोलो। हमें स्क्रीन नहीं दिख रही है, हमें बस वॉइस वॉइस आ रही है, काफी बार रिजॉइन कर लिया। आपका डेटा खत्म हो गया होगा बेटा जी। मैम नेटवर्क तो ठीक है और डाटा भी है। और किसी को भी ऐसा इशू हो रहा है क्या? नो मैम। नो मैम। सुहानी बेटा एक बार दोबारा फोन को स्विच ऑफ करके ऑन कर लो फिर ज्वाइन कर लो, या फिर ठीक है रिकॉर्डिंग देख लेना, इशू आ रहा है यस तो। मैम, काफी बार कर लिया। कोई नहीं, फिर आप कल देखना, क्योंकि ऐसे तो समझ में भी नहीं आएगा कुछ, है ना, कुछ समझ नहीं आएगा, दोबारा कल देख लेना, इट्स ओके, ठीक है। ओके मैम। असर्शन देखो क्या है, kinetic energy needed to project a body of mass m from earth's surface to infinity is half mgr, true or false? कल ही कराया था, इन्फिनिटी भेजना है मतलब वेलोसिटी 0 हो गई और r टेंड्स टू मैम गलत। इन्फिनिटी। एस्केप वेलोसिटी कल ही निकाला था, काइनेटिक एनर्जी कितनी चाहिए होती है, mgr चाहिए होती है ना, एस्केप वेलोसिटी के लिए यस मैम। काइनेटिक एनर्जी mgr, और v एस्केप भी निकलवाया था, यानी ये इक्वेशन क्या है, फॉल्स है। देखो सीधा सीधा आउट क्या आ गया, ये सब पीवाईक्यू है 25 के। रीजन, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज 0, ट्रू और फॉल्स? यस मैम। कल बहुत अच्छे से बताया था, ट्रू यस है। मैम। हाँ, ये 0 ही मैक्सिमम है वरना नेगेटिव होती है ना। चलो अच्छा बात है तुम्हें याद है। तुम्हें फटाफट फटाफट एक एक दिन में मैंने सोचा है कि एक दिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 2 दिन, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी 1 डे, कैपेसिटर 1 डे, उसके बाद मुझे लगता है 12th लगभग कंप्लीट हो गई तुम्हारी, बोलो। यस मैम। मैग्नेटिज्म बच जाएगा, मैग्नेटिज्म को भी 1 से 2 दिन ले लेंगे। उसे कंप्लीट कराने के बाद मैं 11th के कुछ और चैप्टर्स कराऊंगी, अभी तो 2 ही हुए ना। केटीजी तुम्हें आ रही है अच्छे से? मैम बेसिक बेसिक थोड़ी बहुत पता है। बेसिक मैम बेसिक नहीं। सर ने बताई थी थ्योरी मैम, वो तो आ गई अच्छे से समझ, और जो यस मैम। क्वेश्चन करवाए थे वो भी कर लिए थे। हाँ तो मतलब आ गई ना जितना सर ने पढ़ाया तुम्हें बढ़िया से। हाँ जी मैम, जितना सर ने पढ़ाया उतना तो तो आ गया। केटीजी के क्वेश्चंस सर ने पढ़ाया उतना तो आना ही चाहिए, उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। मैं ओके। तुम्हें डीपीपी दूंगी सर ने, वो डीपीपी जरूर लगाना केटीजी की, ठीक है, केटीजी से क्वेश्चन जरूर आते हैं, एक मैम क्वेश्चन 100। सर आप डीपीपी सेंड कर दोगे प्लीज मैम, क्योंकि सर ने ना पता नहीं मैम कैसे सेंड की हुई है वो। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें केटीजी और थर्मो की दोबारा से भेज दूंगी, ठीक है, उन्हें एक बार सेल्फ प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद एक तो केटीजी हो गया, एक यूनिट एंड डायमेंशंस हो गया, एक यूनिट और डायमेंशंस लेके बैठेंगे। ग्रेविटेशन मैंने तुम्हें करा ही दिया है। उसके बाद जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जहां से सवाल बनते हैं वो छोटे छोटे टॉपिक्स मैं तुम्हें कवर कराऊंगी उसके बाद, एक बार 12th हो जाएगी तो, ठीक है। तो ये प्लान है एक बार, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि सब सिर्फ और सिर्फ 12th से काम बन जाएगा, 11th के जो आसान टॉपिक हैं वो करा दिए जाएंगे, ठीक है। चलो देखो यहाँ क्या कह रहा है, सवाल पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज कीप्ड एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रखा हुआ है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 3r अबव द अर्थ सरफेस। सरफेस मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पे रखा गया है, 3r की हाइट पे रखा गया है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को। अब यहां से कह रहा है कि मुझे बताओ मिनिमम स्पीड एट विच इट मस्ट बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट डज नॉट रिटर्न टू द अर्थ। तो यानी यहां से इसको किस वेलोसिटी से फेंका जाए कि ये वापस कभी ना आए, तो इसका मतलब ये इस पॉइंट पे एस्केप वेलोसिटी चाह रहा है ना, यस कि इस मैम। पॉइंट पे एस्केप वेलोसिटी निकाल दें। हमने वी एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या निकाला था बेटा, √2g m/r। r। तो ये थी रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि सरफेस से फेंक रहे थे। अब ये बेटा और हाइट पे जा रहा है तो बस कितना करना है, वी एस्केप इक्वल्स टू √2gm अपॉन r e प्लस
एच 3 है। वो हाइट है कितनी है 3r, यानी रेडियस 3r। ऑफ है। तो यानी वी एस्केप कितना हो जाएगा √2gm/4r। ठीक है, 4 है। यस मैम। ये चाहिए, यस मैम। यही आंसर है। देखो हो गया आसान, कितना फटाक से हो गया। ये सब पीवाईक्यू में, जो डिफिकल्ट वाले हैं वो भी करा दूंगी, एक दो ही आता है डिफिकल्ट, बाकी इजी आते हैं, फिर वो नॉर्मलाइजेशन भी हो जाता है, डोंट वरी पेपर में। असर्शन पढ़ो, इसको बताओ। मैम ट्रू है। सही है मैम। रीजन? मैम आपने अभी जो कैप्लर्स लॉ मैम इक्वल करवाया है वो इंटरवल में वाला। तो इक्वल एरिया स्वैप करता। हाँ रीजन बोलो, मतलब असर्शन तो ट्रू है, करेक्ट। रीजन? मैम ये भी ट्रू है। ट्रू है ना भाई? अभी क्या यस मैम। पढ़ाया था? टॉर्क इक्वल्स टू dl/dt है, dl/dt टॉर्क जीरो, तो dl/dt जीरो है, इसका मतलब L क्या होना चाहिए, L कांस्टेंट होना चाहिए ना, कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम। यस मैम। तो यानी ये इक्वेशन भी ट्रू है। देखो ये 2025 में आ गया। मैं वही कह रही हूँ, हर चैप्टर का बेसिक पढ़ लो। पता नहीं जेई, पता नीट से भी आसान पेपर बना रहा है, पता नहीं क्या भांग खा के पेपर बनाता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन कम से कम भी पता नहीं कितनी बार पूछ चुका है, जेई काफी बार आ चुका है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, सपोज करो मेरे पास ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ से कितनी हाइट ऊपर, और मतलब सरफेस से कितनी हाइट ऊपर और सरफेस से कितनी हाइट नीचे, मेरे पास ग्रेविटी की वैल्यू इन दोनों पॉइंट्स पे बराबर होनी चाहिए। भाई वेट सेम है ना, वेट सेम मतलब ग्रेविटी की वैल्यू की ही बात हो रही है, यानी ए पॉइंट पर जो ग्रेविटी है वो किस पर होनी चाहिए, बी पॉइंट पर होनी चाहिए, हाइट और डेप्थ। तो ये पूछा है कि वो डी बताओ क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू आर। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, ए पर ग्रेविटी कितनी है भाई, हाइट है, तो हाइट के लिए क्या फॉर्मूला था, gm/r प्लस डी आर का, प्लस एच। आर, हाँ डी डी लिया है ना, सेम है ना, यस उसने मैम। बोला यस सेम मैम। हाइट ऊपर, सेम हाइट ऊपर सेम हाइट नीचे, तो हाइट तो सेम लेनी पड़ेगी। बी कितना हो जाएगा, डेप्थ जी इंटू 1 माइनस एच डी अपॉन, बाई आर। हाँ सॉरी, डी बाय आर, यही फॉर्मूला था। यस मैम। अब क्या कर सकते हैं, देखो इस जीएम में से मैं यहाँ अपॉन में आर स्क्वायर बाहर ले लेती हूँ, यहाँ क्या बचेगा 1/d/r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जी इंटू 1 - d/r। ठीक है, मैम इधर वाले को क्यों लिखा उस फॉर्म में जैसे ये वाला फॉर्मूला है? ये इसलिए नहीं लिखा ना क्योंकि मैंने क्या बोला, डेप्थ के लिए तो यही एक फॉर्मूला है, डेप्थ में हमारे पास अप्रोक्सीमेशन नहीं है, डेप्थ में मेरे पास ये फॉर्मूला देखो, ये डी वाला बी पॉइंट के लिए लिखा है ना, बी पॉइंट डेप्थ में है यानी इनसाइड द अर्थ, तो यस मैम। इनसाइड में डेप्थ के लिए ये एक ही फॉर्मूला है, कल पढ़ाया था ना, इसको आप कभी भी कैसे भी लगा सकते हो। लेकिन हाइट के लिए क्या बताया था कि अगर कंपेरेबल है हाइट एज कंपेयर टू आर, तो ये वाला लगाएंगे। अगर यस कुछ मैम। गिवन नहीं है, कुछ गिवन नहीं है कि क्या है, तो नॉन गिवन कंडीशन में भी यही लगाएंगे। वो स्पेसिफिक कंडीशन थी 1 - 2h/r वाली, गॉट इट। यस मैम। हाँ, ओके मैम। तो gm/r² भी g के बराबर हो जाएगा, तो ये g से g ये उड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा देखो 1 + d/r को मैं ऊपर लेके जाऊंगी -2 में इक्वल्स टू 1 - d/r, यही होगा कुछ। यस मैम। यस मैम। सॉल्व करो आगे, फिर क्या बनेगा आगे, सॉल्व करके देखो। हम्म, इसका आगे एक बार तुम लोग कर लेना, बाकी मैं इसका मैं बोलूंगी, इसका तो रिजल्ट ही याद रखना क्योंकि ये इतनी बार आ चुका है पेपर में। रिजल्ट ही याद रख लेना, जो ये डी आता है ये आता है बेटा तुम्हारा √5 - 1 इंटू r/2। ठीक है, ये आते हैं डी की वैल्यू, गॉट इट, ये वाली यस वैल्यू। मैम। ये इसका रिजल्ट याद रख लेना क्योंकि कितनी हाइट ऊपर कितनी हाइट नीचे बहुत बार आ चुका है, पॉइंट पर इस दोनों पॉइंट पर ग्रेविटी सेम होगी। ये एक बार आगे देख लेना, एक बार खुद सॉल्व करके, बाकी ये रिजल्ट तुम्हें याद होना चाहिए। ये वाला देखो,
प्लैनेट टेक 200 days टू कंप्लीट द रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। कर लोगे? फिर अगर मैंने उसको 1/4 कर दिया तो कितना टाइम हो जाएगा? वही करना है, T1/T2 का स्क्वायर इक्वल्स टू R1/R2 का क्यूब। कर लोगे? यस मैम। यस मैम। टाइम 200 दे रखा है, रेडियस R से R/4 हो गई है। ठीक है, ये देखो फिर यहाँ क्या कह रहा है कि हमारे पास एक पेंडुलम है। ठीक है, सेकंड पेंडुलम है। सेकंड पेंडुलम का मतलब होता है बेटा जिसका टाइम पीरियड कितना हो। सेकंड पेंडुलम का मतलब है जिसका टाइम पीरियड कितना हो, सेकंड, 2 सेकंड हो। ठीक है, यानी वो अपना जो अपना पेंडुलम है, अपना एक टाइम पीरियड कितना है उसका, 2 सेकंड। टाइम पता है ना क्या होता है टाइम पीरियड? मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन। 2 बार, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, है ना, फिर बीच में आ जाएगा। तो ये होता है टाइम पीरियड। तो सेकंड पेंडुलम के केस में टाइम पीरियड कितना है भाई? 2 सेकंड होता है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है पेंडुलम का? याद रखना, पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई, √L/G। है ना, √L/। यस मैम। ठीक है, अब सुनो, ये फॉर्मूला है सरफेस पे, है ना, एट सरफेस, क्योंकि सरफेस पे ग्रेविटी जी है। अब कह रहा है कि मैं पेंडुलम को माउंट एवरेस्ट की चोटी पे ले जाता हूँ, यानी हाइट देखो कितनी है, उससे भी ज्यादा है, H=2R, है ना। मतलब माउंट एवरेस्ट पे लेके जाओगे तो इतना इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। देखो इसी ने 2R कर दिया ना। माउंट एवरेस्ट की हाइट ही कितनी है, 8 किलोमीटर से शायद, है ना, इतनी तो होगी, नहीं पता तुम्हें, चलो कोई नहीं, मैम ज्यादा नहीं होगी कुछ? 8 ही तो होगी माउंट एवरेस्ट की, 800 मीटर है ना, 8000 मैम मीटर है 8.8। कितनी? हाँ इतनी तो है। इन्होंने पेंडुलम को देखो, ये तो पता नहीं कहाँ ही ले गए इन्होंने, मतलब अर्थ से भी कोई H=2R पे ले गए। ठीक है, तो H=2R पर अगर पेंडुलम को ले जाते हो तो अब ये कह रहा है कि बताइए हमें उस पेंडुलम की लेंथ क्या रखनी पड़ेगी। टाइम पीरियड तो चेंज कर नहीं सकते, पूछ रहे हैं कि लेंथ क्या रखनी पड़ेगी। तो क्या लेंथ रखनी पड़ेगी, सपोज करो T'=2 पाई। अब आप उसको किसी हाइट पे लेके गए हो तो लेंथ भी चेंज हो जाएगी L', क्योंकि वो पूछ रहा है कि टाइम पीरियड अगर सेम रखना है तो लेंथ क्या रखनी है, L' ग्रेविटी चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी G'। सबसे पहले G' निकालेंगे, कितना, Gm/R+2R का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा भाई, Gm/9R²। तो Gm/R² कितना हो जाएगा, G'=9 G/9। ये आ गया G', रख दो यहाँ पे, क्या रखोगे, 2 पाई L' एज इट इज। ग्रेविटी क्या हो गई भाई, G/9, 9 ऊपर चला गया है। अब क्या था देखो, टाइम पीरियड तो नहीं चेंज कर सकते, सेकंड पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड 2 ही सेकंड का होना चाहिए, वो हम चेंज नहीं कर सकते। तो T शुड बी इक्वल टू T'। तो T की वैल्यू क्या थी, 2 पाई √L/G इक्वल्स टू 2 पाई √9 L'/G। ठीक है, 2 पाई से 2 पाई कट गया, G से G कट गया, रूट इसका MCQ टाइप में था, अगेन L/9 को चूज कर लेना था। ठीक है, तो क्या किया है, सिर्फ ग्रेविटी की वैल्यू चेंज। पेंडुलम का टाइम पीरियड नहीं बदल सकते भाई, तो टाइम पीरियड पुराने वाला ही रहेगा। अगर किसी को ये कंपेयर नहीं करना है तो ये देखो, इस पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड ही रहता है, तो तुम T' को 2 भी लिख सकते हो, T' को 2 भी रख सकते हो, तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस मैम। मैम ये टाइम पीरियड बराबर ही रहता है ना? हाँ टाइम पीरियड इसमें अब इसने बोला है ना कि लेंथ को क्या रखें। अगर सेकंड्स पेंडुलम है तो सेकंड्स पेंडुलम का मतलब है कि टाइम पीरियड 2 सेकंड रहना चाहिए, चेंज नहीं करना हमें, वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखना पड़ेगा, है ना। इस क्वेश्चन में सेम रखना था टाइम पीरियड। ठीक है मैम। हाँ अगर मान लो सेम, अगर सवाल पूछ लेता कि मैंने सेकंड्स पेंडुलम को =2R पे ले गए हम, सेम लेंथ रखी, तो टाइम पीरियड में कितना चेंज आ जाएगा, फिर तुम्हें टाइम निकालना पड़ता कि उस लेंथ के अकॉर्डिंग टाइम कितना आएगा। देखो कितना आ रहा है, 9 बाहर आ जाएगा 3 में, अगर लेंथ भी सेम है तो T आ जाएगा,
तो यानी 3 टाइम्स बढ़ गया ना टाइम पीरियड, 3 गुना बढ़ गया टाइम पीरियड, यस है ना। मैम। देखो अगर मैं यहाँ पे लेंथ को सेम रखती हूँ सपोज, तो 9 को बाहर निकालोगे तो 3 में आएगा अंडर रूट में, L अपॉन जी, 2 पाई भी है बाहर, 2 पाई, तो ये 2 पाई अंडर रूट L बाई जी पुराना टाइम पीरियड था, तो नया टाइम पीरियड किसके बराबर आ जाएगा फिर, 3 टाइम्स ऑफ टी। वो क्वेश्चन में देखो मैम ये समझ नहीं आई, जैसे सेकंड पैरेलल में टाइम 2 है, उसको 2 का क्या यूज पड़ा, मैं कुछ नहीं पढ़ा। हाँ नहीं पढ़ा ना। वो अगर जैसे मान लो अगर तुम्हें करना था तो इस टी डैश को 2 सेकंड भी रख सकते थे। अगर किसी बच्चे को नहीं पता कि टाइम पीरियड कितना है उसका, तो पुराना वाला टाइम पीरियड क्या था, 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। तो मैंने इस टी डैश को यहाँ पर पुट कर दिया टी में। देखो ये रही टी डैश जो है टी के बराबर है, समझ गया मैं। टी कितना था, ये रहा 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, ठीक है। अगर तुम्हें ये 2 पाई इससे कंपेयर नहीं करना है तो तुम बेटा उससे भी कर सकते हो 2 सेकंड से, तो भी सही आंसर आएगा, ठीक है। टी डैश को 2 के बराबर रख दो तो भी सही आएगा, क्योंकि ये 2 सेकंड पहले भी था और अभी भी 2 सेकंड है, ठीक है। इस तरीके से तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। अब आओ देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि हमारे पास हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सरफेस से किसी, इनिशियली वो कहाँ था, सरफेस पे था। अब उसको सरफेस से किसी हाइट पे ले गए, जो कि हाइट कितनी दे रखी है बेटा, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। देखो ये रहा, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ पर ले गए। तो कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीज हो जाएगा बता दो। तो निकाल नहीं सकते कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल है। क्या फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, माइनस जी एम एम अपॉन आर, आर प्लस एच। हाँ। तो अगर फाइनली ऊपर आर ही कितने होता है। हाइट पे ले गए आप 2, तो आर प्लस 2 आर कितना हो जाएगा 3 आर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी एम अपॉन, यहाँ पर आर ही आ जाएगा। बोलो ये हो जाएगा भाई, ठीक है ना। यस मैम। फाइनली आप 2 आर ऊपर ले गए, तो यहाँ से यहाँ तक आर प्लस 2 आर करोगे तो 3 आर, इनिशियली सरफेस पर ही है, तो इनिशियली सरफेस पर है तो ओनली आर। तो फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच। तो अगर हाइट 0 है तो मतलब सरफेस पे होगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ू। यस मैम। फिर देखो ये इस तरीके का क्वेश्चन आता है। मान लो ये है, मैंने उसकी वॉल्यूम 1/64, मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। स्क्रीन भी नहीं दिख रही मैम। स्क्रीन नहीं दिख रही, हेलो। मैम बीच में नेटवर्क आपका डाउन चला जाता है कभी कभी। अच्छा अच्छा, अभी ठीक था? हाँ जी अभी मैम। ठीक है मैम। हाँ ओके। तो सवाल क्या है दोबारा बता देती हूँ कि अर्थ सपोज करो, अर्थ की जो वॉल्यूम है ना, मान लो अभी जो इनिशियल वॉल्यूम है वो v है। अब आपने इस वॉल्यूम को 1/64 से घटा दिया, ठीक है। तो नई जो वॉल्यूम है वो 1/64 टाइम्स हो गई पुरानी वॉल्यूम के। तो अब कह रहा है बट हमने कोई मास में चेंज नहीं करा, मास को हमने सेम रखा है, मास में कोई फर्क नहीं करा, ये सेम है। तो ये कह रहा है क्या अर्थ का जो पीरियड ऑफ रोटेशन है वो चेंज हो जाएगा क्या। रोटेशन है, देखो रिवॉल्यूशन नहीं है, रोटेशन है। तो अर्थ एक दिन में अपना रोटेशन कंप्लीट करती है 24 घंटे में, 24 आवर्स में एक यस रोटेशन। मैम। तो अब अगर मैंने उसकी वॉल्यूम को चेंज कर दिया तो बताओ उसकी रोटेशन क्या हो जाएगी, कितने समय में अपने सर्कल अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी, ये सवाल है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या कंजर्व करना है, एंगुलर मोमेंटम, कि अर्थ का एंगुलर मोमेंटम क्या है, कंजर्व है। तो यानी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होने वाला है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम के, ठीक है। ये वाले कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं, इसको स्टार मार्क कर लो, ये क्वेश्चन ही स्टार मार्क कर लेना ग्रेविटेशन का, क्योंकि एक अलग से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। एल इनिशियल जो है एल फाइनल के बराबर है। अब एल क्या है, एल क्या है भाई, एंगुलर मोमेंटम है ना। यस मैम। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम के 2 फॉर्मूले हैं क्या, एक तो एम वी आर है, एक और बताओ। जैसे अब लीनियर मोमेंटम होता था पी, उसको क्या लिखते थे, मास इनटू
वेलोसिटी। वेलोसिटी। पी की एनालॉजी क्या है? एल। मास की एनालॉजी क्या होती है रोटेशन में? इनर्शिया, याद है? मास की एनालॉजी इनर्शिया है, वेलोसिटी की ओमेगा है ना? लीनियर वेलोसिटी है, यहाँ एंगुलर है। वहां पर पी लीनियर था, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम एल है। बस मास को इनर्शिया से चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर लिखोगे आई इनिशियल, आई मतलब इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा इनिशियल इक्वल्स टू इनर्शिया फाइनल, ओमेगा फाइनल। ठीक है। अब अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है बताओ? अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? सॉलिड स्फीयर है। क्या है? सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है भाई? फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2/5 mr स्क्वायर। ये याद रख लो, कितना है? 2/5 mr स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हें मैं याद भी करा दूंगी, नहीं है तो अभी याद कर लो। सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 2/5 mr स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो ये इनिशियल है, तो इनिशियली तो अर्थ की रेडियस r है सपोज, 2/5 mr स्क्वायर, ओमेगा इनिशियल ओमेगा इक्वल्स टू फाइनल क्या लिखोगे? 2/5 एज इट इज, मास में कोई चेंज नहीं है, मास एज इट इज। वॉल्यूम में चेंज आया है तो क्या रेडियस में चेंज आएगा? यस मैम। क्योंकि वॉल्यूम क्या होती है? 4/पाई आर क्यूब, मतलब वॉल्यूम का मतलब ही रेडियस है, तो नई रेडियस मान लेते हैं r डैश का स्क्वायर। ओमेगा फाइनल वो पूछ ही रहा है। ठीक है, 2/5m से 2/5m कट गया, क्या आया? r स्क्वायर ओमेगा इनिशियल इक्वल्स टू r डैश का स्क्वायर ओमेगा फाइनल। इसका मतलब अब हमें r निकालनी पड़ेगी। r कैसे निकाल सकते हो? देखो खुद दे रखा है तुम्हें सीधा सीधा, क्या कि फाइनल जो है 1/64 है इनिशियल के, करेक्ट? तो फाइनल वाली 4/3 पाई r डैश का क्यूब इक्वल्स टू 1/64 और 4/3 पाई इनिशियल रेडियस r क्यूब। 4/3 से 4/3 कट गया, r डैश का क्यूब इक्वल्स टू बेटा r/64 का क्यूब लिख सकती हूँ, सॉरी 64 को क्या लिखोगे? किसका क्यूब लिख सकते हो 64 को? 4 का, 4 का। तो 4 का क्यूब लिख दिया। ये क्यूब से क्यूब कट गया, मेरे पास r डैश कितनी आ गई? r/4। तो यहाँ पर अब r डैश लिख दो, r/4, r स्क्वायर ओमेगा इनिशियल इक्वल्स टू r स्क्वायर अपॉन 4, 4 जा 16 ओमेगा फाइनल। r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, तो देखो ओमेगा इनिशियल अपॉन ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू 1/16। इसका मतलब क्या है? ओमेगा क्या थी? एंगुलर वेलोसिटी। सिंपल सी बात है, अगर टाइम पीरियड चेंज होगा तो भाई तुम्हारी अर्थ किस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है वो भी तो चेंज होगी, अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी भी तो चेंज होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी का चेंज आया 1/16। उसने किसका चेंज पूछा है तुमसे? टाइम पीरियड का, करेक्ट? तो भाई ओमेगा को क्या लिख सकते हो बोलो टाइम पीरियड के टर्म्स में? 2π/t। अपॉन 2π/t फाइनल इक्वल्स टू 1/16। 2π से 2π कट गया बेटा, फाइनल ऊपर चला जाएगा, इनिशियल ऊपर जाएगा। एक सेकेंड, फाइनल ऊपर जाएगा मैम, फाइनल ऊपर जाएगा। t फाइनल अपॉन t इनिशियल है इक्वल्स टू 1/16। अच्छा, इनिशियली अर्थ की टाइम पीरियड कितना था? इनिशियल ऊपर ले जाओगे, t इनिशियल अपॉन 16। अर्थ का इनिशियल टाइम पीरियड 24 घंटे था, 24/16। तो t फाइनल कितना आया? देखो 24/16, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, खत्म। तो x की वैल्यू पूछिए कि टाइम पीरियड 24/x हो जाएगा, x बता दो कितना? मैम लास्ट स्टेप एक बार बताना क्या करा? क्या करा? तुमने कहा था ना मैम टी ऊपर चला जाएगा, तो टीएफ को ऊपर ले गई, टी आई को इधर हाँ ले मैम, गई। यस मैम। तो इनिशियल टाइम पीरियड कितना है अर्थ का? 24 घंटे, 24/16 करा बस। सही है मैम। ठीक है, तो बस ये वाला क्वेश्चन तुम्हें याद रखना है, कुछ नहीं किया, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर कर दो। ठीक है, बात समझ में आई? अगर वॉल्यूम में चेंज आया है इसका मतलब इनर्शिया में चेंज आएगा, क्योंकि इनर्शिया आया ही है रेडियस से। वॉल्यूम चेंज रेडियस चेंज, रेडियस चेंज इनर्शिया चेंज। ये वाला क्वेश्चन याद एक बार खुद से देख भी लेना, मैं ये शेयर भी कर दूंगी। ठीक है, इसके बाद बनता है एक क्वेश्चन,
एक तो ये वाला क्वेश्चन है देखो, और पहले इजी वाला कराती हूँ, ठीक है। ये वाला करिए पहले, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे करोगे देखो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम ए ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r टू 3r, कल ही सिखाया है, कल कराया ना ये क्वेश्चन, कि अगर मुझे किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में सैटेलाइट को भेजना है तो मुझे क्या निकालना होगा। भाई पहले वो इस वाली ऑर्बिट में है 2r वाली में, मुझे उसको अब 3r वाली ऑर्बिट में भेजना है बेटा। तो क्या करना होगा, इनिशियली टोटल एनर्जी निकालो और फाइनल टोटल एनर्जी निकाल के माइनस कर दो, करेक्ट। टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल, यही करनी है ना, यही तो एनर्जी चाहिए मुझे, इतनी ही तो एक्सटर्नल एनर्जी देनी है। तो जब भी किसी ऑर्बिट को, किसी भी सैटेलाइट को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में फेंकना चाहते हो और उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी एक्सटर्नल, इतनी देनी पड़ेगी। बात समझ में? भाई एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है, उस इलेक्ट्रॉन को दूसरे ऑर्बिट में फेंकना चाहते हो, तो मान लो भाई इस वाले ऑर्बिट की कुछ एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऊपर वाले में कुछ कम हो जाएगी ना, अकॉर्डिंग टू द मतलब एनर्जी नेगेटिव में कितनी हो जाएगी, कम होगी, यानी कुछ -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। वैसे तो बढ़ी है, नेगेटिव में तो वैसे बात करूं, अगर नेगेटिव की बात करूं तो एनर्जी बढ़ गई, यानी इस इलेक्ट्रॉन को ए से बी ऑर्बिटल में फेंकने के लिए एनर्जी देनी पड़ती थी ना, जो फोटोन आता था, यस मैम। फोटोन एनर्जी देता था, तो वो एनर्जी का डिफरेंस कितना चाहिए होगा, यही तो चाहिए होता है कि 13 में से 10.2 घटा दे, है ना बेटा, डेल्टा यस ई, मैम। यही तो 13.6 प्लस 10.2, तो कितना आया एनर्जी का डिफरेंस जो भी आता था, 3.4। हाँ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही तो एनर्जी है जो मुझे देनी पड़ेगी एक्सटर्नल। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही केस है, तो यहाँ पर वो टोटल एनर्जी है, कितनी है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला कल सिखाया था, -G कैपिटल M अपॉन स्मॉल m अपॉन 2r। काइनेटिक एनर्जी का बराबर है, बस नेगेटिव साइन लगाना है, अभी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखवाया था ना, वो बराबर है, बस माइनस साइन लगा देना है टोटल एनर्जी में, और पोटेंशियल एनर्जी में अपॉन में 2 नहीं आता बस, ठीक है। तो इनिशियली फाइनल कितनी पे जा रहे हो तुम, रेडियस देखो कितनी हो जाएगी, 3r है ना यस मैम। फाइनल, यस मैम। 3r, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, Gm/m/2 इंटू कितनी रेडियस पे थी, 2r पे, देखना इसमें से कुछ बन रहा है क्या। हाँ ये Gmm/12 r स्क्वायर में कहाँ से आ गया आंसर, देखो r स्क्वायर में तो आ ही नहीं सकता, यानी ऑप्शन सी या डी में से कोई एक होगा, ठीक है। तो करो, -Gmm/6r प्लस Gm/4r, कितना आ गया भाई, r बाहर ले लो, 1/4 माइनस 1/6, कितना आएगा एलसीएम लेके, 24, 4 यस मैम। माइनस 4, 2/24 आ जाएगा, यानी 1/12 आ रहा है, ये तो 2/24, 1/12 आ रहा है बेटा। यस मैम, मेरा भी 1/12 आ रहा है। एक बार मैं आंसर चेक करती हूँ, वेट। एनर्जी रिक्वायर्ड, यही तो चाहिए, एक बार कैलकुलेशन देखना, ठीक है, कैलकुलेशन तो ठीक ही है। सही है मैम कैलकुलेशन। 1 मिनट में आंसर देख लेती हूँ। दो 2002 पता नहीं कहाँ से निकाला है ये क्वेश्चन मैंने। हम्म, 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 एक सेकेंड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस, इन्होंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्यों निकाली ओनली,
इन्होंने पोटेंशियल एनर्जी से क्यों किया है? टोटल एनर्जी से करते हैं। kinetic energy needed to project a body of mass m from the earth surface. टोटल एनर्जी होनी चाहिए ना। मैम बाय 6 आ रहा है इसका आंसर है। अरे वो तो जब पोटेंशियल एनर्जी लेंगे तब होगा ना। कहीं यहाँ पर जो आंसर है वो गलत हो, क्या पता। एक मिनट, कैसे वेरीफाई करें? पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्यों लिया है भाई? टोटल एनर्जी का लेते हैं इसमें। मूव, ओनली मूव की बात हो रही है। ये लिफ्ट करना है ना, हम हाइट से बस चेंज कर रहे हैं। ओके एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी। देखो यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे सैटेलाइट होता, वो ऑलरेडी मूव कर रहा होता तो टोटल एनर्जी लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि एक ऑब्जेक्ट है। देखो हमने यहाँ पर ये मिस कर दिया, ये सैटेलाइट नहीं है, ये कोई बॉडी है ना। ये कोई बॉडी है जो किसी एक ऑर्बिट में रखी हुई है, उसे हमें उठा के ऊपर वाली ऑर्बिट में रखना है। तो इसका मतलब ये रखी हुई है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है ना, इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये सैटेलाइट नहीं है। अगर मैंने क्या बोला था, सैटेलाइट को उठाना हो, क्योंकि सैटेलाइट के पास काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होती हैं, है ना। अगर कोई बॉडी किसी ऑर्बिट में रखी हुई है जिसके पास अपनी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, अगर उसको हम किसी ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी उसके लिए 0 है। तो उस केस में बेटा सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करेंगे? उस केस में सिर्फ हम पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालेंगे, है ना। ये हमने यहाँ ध्यान नहीं दिया कि यहाँ सैटेलाइट नहीं है, यहाँ ऑर्बिट है। सॉरी, ये एक कोई बॉडी है जो रखी हुई है जिसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अब काइनेटिक नहीं है तो सिर्फ किसका चेंज निकालो, बची क्या? टोटल एनर्जी मिल के किससे बनती है? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। काइनेटिक नहीं है तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालेंगे। पोटेंशियल का निकाल लेना, ये 2 हटा दो यहाँ से, ठीक है। तो ये 3R हो जाएगा और ये 2R। अब आ जाएगा ना ये एलसीएम लेके? डी आ जाएगा मैम फिर। हाँ यस मैम। 6, 3 में से 2 घटा दो तो 1/6, डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो तब हम क्या करते हैं, तब टोटल एनर्जी लेंगे। जैसे सैटेलाइट, स्पेसिफिक सैटेलाइट के केस में बताया था। बाकी एक बार खुद से भी देख लेना कि क्या सिनारियो लग रहा है, ठीक है। और ठीक है, मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट है। तुम्हें जो क्वेश्चन करने हैं, ये वाला क्वेश्चन जरूर ट्राई करना, मस्ट ट्राई क्वेश्चन है, ठीक है। मस्ट ट्राई, कुछ भी हो जाए ये क्वेश्चन जरूर करना है। और इसके बाद एक क्वेश्चन और था, रुको। ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये इस वाले क्वेश्चन की एनालॉजी समझा देती हूँ क्या है। अभी तक तुम पढ़ते आए हो कि कोई भी सैटेलाइट या तो अर्थ के इर्द गिर्द घूमेगा, है ना, अर्थ के, या कोई भी प्लैनेट सन के इर्द गिर्द घूमेगा, करेक्ट। ये 2 चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सिनेरियो क्या है, यहाँ पर ये स्पेशल केस है। देखो जितने भी स्पेशल केस है ना, सारे करा रही हूँ तुम्हें। यहाँ क्या है, यहाँ पर हमारे पास 2 प्लैनेट्स हैं या 2 पार्टिकल्स मान लो, ठीक है।
ये दो पार्टिकल्स आपस में किसी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ये सर्कुलर ऑर्बिट है, ये प्लैनेट ए और ये प्लैनेट बी। बेटा ये आपस में अपने म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इनमें, है ना, एक ही Yes, लाइन ma'am. की होगा, याद रखना, अलग अलग नहीं होगी, एक ही सेम लाइन ऑफ फोर्स बनेगी। मान लो यहाँ ऐसे लग रहा है तो यहाँ इस तरफ लगेगा, ठीक है, ओके। तो यानी ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में है, इसी के वजह से ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। अब पूछा है कि स्पीड बताओ पार्टिकल की क्या होगी, हर एक पार्टिकल की, ठीक है, दोनों पार्टिकल की स्पीड। तो सिंपल सी बात तो ये पता चल रही है कि दोनों में फोर्स बराबर है, तो स्पीड तो बराबर ही आने वाली है। तो जब भी हम स्पीड की बात करते हैं, जब भी कोई चीज मोशन में होती है, तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया है, सेंट्रीपिटल फोर्स को किसके बराबर करना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर, यस और नो। अब तुम्हें ये पेपर 2023 में आसान बना दिया कि हमें यहाँ पर मास बराबर दे दिए, ठीक है। तुम क्या करोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स लिखोगे कितना, mv स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लिखोगे, g m दूसरे का m अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी। अगर रेडियस r है तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी बेटा बताओ, डायमीटर 2r, 2r का स्क्वायर। यहां से करके तुम वेलोसिटी निकाल लेते और आंसर भी तुम्हारा ठीक हो जाता, कोई गलत नहीं होता, ठीक है। सपोज करो अब मान लो 26 में क्वेश्चन आता है, तुम्हें दो मास दे देते हैं, एक का मास m और दूसरे का 2m। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब देखो तुमने mv स्क्वायर अपॉन r लिखा है, r क्या है, ये नहीं समझा तुमने कि यहाँ पर r क्यों लिखा, r क्या है, ये प्लैनेट a, ये प्लैनेट b, ये इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, 2r, r इनका सेंटर पॉइंट है ना, r इनका सेंटर पॉइंट है, और अगर दोनों मास सेम है तो इनका सेंटर ऑफ मास इसके बीच में ही लाई करेगा ना, सेंटर ऑफ मैम मास। हमने जो एफ जी था उसमें 2r क्यों लिया था, क्योंकि ए और बी, जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स लेते हैं तो दो पॉइंट मासेस के बीच की दूरी लेते हैं ना हाँ मैम ग्रेविटेशनल, ए और ए से बी की दूरी 2r है, ओके। सुनो, अब आपने जब ये सेंट्रीपिटल फोर्स लिखा तो mv स्क्वायर अपॉन r लिखा, ये r क्यों लिखा, ये पूछने वाली बात थी, 2r पूछ रहे हो, उल्टा ही चलते हो। देखो ये mv स्क्वायर अपॉन r क्यों लिखा गया, क्योंकि दोनों मास कैसे हैं, देखो ध्यान से सुन लेना, हो सकता है 26 में आ जाए। दोनों मासेस हैं बराबर mm, अगर दोनों मास सेम है तो बेटा उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, बीचों बीच, है ना, सेंटर ऑफ मास सेंटर पे लाई करेगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, बीचों बीच में। तो ये जो डिस्टेंस लेनी है ना, ये r वाली, ये कौन सी है, ये r COM है, बात समझ में आई। जो मास तुमने लिया है उसी मास का सेंटर ऑफ मास लो, जैसे कि अब यहाँ तो सेंटर ऑफ मास ये भी r डिस्टेंस की दूरी पे, यहाँ से भी r डिस्टेंस की दूरी पे, ओके। अब मान लो अगर मैं तुमसे कह देती हूं कि बेटा ये मेरा m है और ये वाला मेरा मास 2m है, क्या अब सेंटर ऑफ मास बीच में लाई करेगा, नो मैम। अभी फिलहाल के लिए मैं इस 2r को d के बराबर मान लेती हूँ, ठीक है, 2r जो डिस्टेंस है मैं उसको d मान लेती हूँ सपोज। अब सेंटर ऑफ मास बीच में नहीं आएगा, अब सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, हैवी वाले के पास में, 2m के पास में होगा, बट एग्जैक्ट कितना होगा वो तो हमें निकालना पड़ेगा ना। तो देखो जब भी 2m से निकालने जा रहे हो मास, सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 2m, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ऊपर कौन सा मास ले लेना, दूसरा वाला, अपॉन टोटल मास कितना 3m, मल्टीप्लाई इन दोनों मासेस के बीच की दूरी जो कि 2r थी, मैंने अभी d मानी है, d, तो m से m कट गया, कितना आया भाई सेंटर ऑफ मास, d/3, यहाँ से 2m से कितना आया बेटा, d/3 आया। अब मुझे m से निकालना है, देखो सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m से क्या, m से निकाल रहे हो तो ऊपर दूसरा वाला मास रखना, क्या 2m, अपॉन टोटल मास कितना 2m प्लस m 3m, मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच की दूरी कितना d, m से m मर गया, कितना आया 2/3d, करेक्ट। तो यानी ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2/3d हो जाएगा। अगर अब मैं तुमसे कहूं कि इस सवाल में वेलोसिटी निकालो कितनी होगी, तो तुम सेम लिखोगे F सेंट्रीपिटल इक्वल्स टू F ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स सेम बनेगा क्या, G m
2m इनके बीच की दूरी d मान लूं अभी इनके बीच की दूरी, वो 2r में बड़ा हो जाएगा, मैं d ले लेती हूँ, ठीक है, d का स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स में अब तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं। अगर किसी बच्चे ने मास m लिया है, वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन r, तो अब r वो लेना जो इस मास से सेंटर ऑफ मास की दूरी हो, कितना 2/3d, ठीक है। यस मैम। mv स्क्वायर अपॉन r ही था ना, ठीक है। तो अब ये सवाल ठीक है, अब तुम यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हो, mv स्क्वायर अपॉन 2d अपॉन 3 इक्वल्स टू g कैपिटल M इंटू 2m अपॉन d स्क्वायर। एक m से m मर गया, एक d से d मर गया, वेलोसिटी देखो कितना आया, निकाल ही लो, कैपिटल G m 2/3d, करेक्ट, यही आया ना बेटा, यस मैम। ये वेलोसिटी आई। अब d को कोई बच्चा 2r रखना चाहता है तो यहां से चेंज कर लेना, ठीक है, 2 से 2 मार दो, ये आ गया gm अपॉन 3r। तो सेंटर ऑफ, जब ये कब लगना है, स्पेशल केस सुन लो, जब दो पार्टिकल आपस में एक दूसरे का ही चक्कर लगा रहे हो, तो भाई कोई चीज किसी के अबाउट घूमती है, भाई प्लेनेट किसके अबाउट घूमेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ये दो Yes, चीजें जो घूम रही हैं, ये क्यों घूम रही हैं, क्योंकि चीजें बैलेंस्ड हैं, ये दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे हैं। देखो तुमने सुना होगा ना कि जो हमारे पास प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट सन का चक्कर लगा रहे हैं, सन किसका चक्कर लगा रहा है, सन किसके अराउंड, सन भी तो रिवॉल्व कर रहा है, सन किसके अराउंड घूम रहा है, सन किसके अबाउट घूम रहा है, मैम अर्थ की। सन किसके अबाउट घूम रहा है, मैम बड़े स्टार्स के। मैम अपने एक्सिस के। अपने एक्सिस पे तो सब कोई घूम रहे हैं, भाई सन घूम रहा है, जैसे कि सन तुम्हारे किसके अबाउट घूम रहा है, तुम्हारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके सेंटर के अबाउट, ऐसे समझ लो, है ना, यस मैम। सेंटर के अबाउट चीजें घूम रही हैं, क्योंकि वहां पर वो सेंटर ऑफ मास है, जहां पर सारा मास एक तरफ सिचुएटेड है, जिसने बैलेंस आउट करके रखा हुआ है, तो सब चीजें सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेंगी। तो जो मैंने तुम्हें बताया था कि अर्थ के अबाउट सैटेलाइट घूम रहा है, वो क्यों घूम रहा है, क्योंकि उस सैटेलाइट और उनके बीच में वो एक सेंटर ऑफ मास का काम कर रही है। तो दो अलग अलग मास पार्टिकल हैं, तो वो किसके अबाउट घूमेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। इसीलिए जो डिस्टेंस ले रहे थे ना अभी तक, तुमने देखो किसी ने भी ये नहीं पूछा कि अभी तक हम डिस्टेंस ले रहे थे, यहाँ पर मेरे पास क्या थी बीच में, यहाँ अर्थ थी, सारे डिस्टेंस हमने अर्थ से ही क्यों लिए हैं, क्योंकि ये एक सेंटर ऑफ मास का काम कर गया ना, ये अर्थ और सैटेलाइट के बीच में आर। लेकिन अगर मेरे पास ये दो प्लेनेट हो गए, तो अब कहां से डिस्टेंस लोगे, कहां से लोगे डिस्टेंस, वो कॉमन जो डिस्टेंस होती है कहां से लोगे, अब सेंटर ऑफ मास, इन दोनों पॉइंट के बीच का सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे, तब वो आर ली जाएगी, ठीक है। मैम एक नल पॉइंट वाला क्वेश्चन करा दो। mv स्क्वायर अपॉन आर वाली, कौन सा नल पॉइंट, मैम 2 प्लेनेट वाला एक जो होता है। करवा तो दिया ये, कौन सा नल अच्छा पॉइंट, कौन सा मैम नल एक और पॉइंट, क्वेश्चन था वो मैम पहले के टेस्ट। वो ग्रेविटेशन नल पॉइंट, अच्छा वो तो तुम्हारे जो टेस्ट में आता है हर बार। हाँ मैम वही। अब वो याद नहीं है मुझे क्वेश्चन, बट एक बार वो क्वेश्चन ढूंढ के ले आना, अगली क्लास में करा दूंगी। किसी को अगर याद है तो क्वेश्चन मुझे एक बार बता दो, मुझे क्वेश्चन याद थोड़ी ना रटे हुए हैं। मैम मैं बताऊँ अभी। हाँ बताओ। हाँ कर लो, वो क्वेश्चन भी अच्छा मैम है। एक क्वेश्चन है, a हाँ body of mass fired from larger planet to smaller। रुक, मेरे को क्वेश्चन का वो भेजो, मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो, क्वेश्चन लिखूंगी तुम्हें समझाऊंगी। मैम हम्म। एक सर क्वेश्चन पूछ रहे थे कि किसी ट्रांसफॉर्मर पे अगर कोई बिल्ली बैठी है हम्म। और करंट मैम नहीं लगता उसे, और अगर एक मैम पंजा रख देती है तो करंट नहीं, दोनों पंजे रख देती है तो करंट लग जाएगा, एक रखती है तो नहीं लगेगा, है। नहीं मैम, वो तो हम पता नहीं क्या पूछ रहे थे सर। मैम सर कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मर पे बिल्ली बैठी है और हम पूरे गीले हैं, हमने उसे उतारना है, जाके हम उतार ले या ना उतारे कि हमें करंट लगेगा कि नहीं। बिल नहीं लगेगा हमें करंट, सर्किट पूरा होना चाहिए ना।
करंट लगने के लिए करंट का सर्किट पूरा होना चाहिए। अगर बिल्ली बैठी है, बिल्ली को करंट नहीं लग रहा तो हमें भी नहीं लगेगा, क्योंकि बिल्ली इस तरीके से ही बैठती है कि सर्किट कंप्लीट नहीं होने देती। अगर सर्किट कंप्लीट होगा तो बिल्ली भी नहीं बैठ पाएगी उस पर। ठीक है, तो जितने भी ये पक्षी होते हैं, जितने भी बर्ड्स ये बैठते हैं ना, वो इसी तरीके से बैठते हैं, वो एक पैर पे ही बैठते हैं कि सर्किट मैम हम कंप्लीट। कैसे टिक पाएंगे लेकिन? हाँ, हाँ, हम हमसे भी पूछा था ये क्वेश्चन। किसने पूछा था? सर ने? यस मैम। हाँ, उतार लो, नहीं लगेगा करंट। ठीक है, मैम नहीं सर कहते मैं पूरा गीला हूँ, मुझे एडवाइस चाहिए कि उतारने की नहीं। मैं क्या सर की रिस्क क्यों लेने, आप रहने दो। या तो सर आप उतार लो, कुछ नहीं होने वाला आपको, बट स्टिल रिस्क है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि अगर हम बिल्ली को टच करने जाएं और हम बिल्कुल ऐसे टच करने जाएं कि हमारे इधर से उधर से बिल्कुल टच ही ना हो वायर, है ना। अगर इतना सा भी वो हो गया कांटेक्ट तो गए फिर तो चले जाएंगे। ये मेरे साथ भी हुआ था एक बार सिनेरियो। वो होती है ना, वो एमसीबी होती है, वो चेंज करनी होती है यस घर में। मैम। यस मैम। एमसीबी चेंज करने गई थी, मेरे अभी भी निशान है, दिखेगा नहीं यहाँ पे हाथ पे। एमसीबी चेंज करने गई थी, नंगे पैर। क्या हो गया? कुछ नहीं होता, लगा देंगे, कुछ नहीं वाले लगा देंगे। नहीं, उस टाइम तो मैं तुम्हारे जितनी थी, ठीक है, ट्वेल्थ में होंगी या फिर ग्रेजुएशन के टाइम की बात है। फिर गए हम लगाने। अब जो वो वायर होती है ना, वो दो जो मेन वायर होती हैं, अब हमारा ध्यान कहाँ रहेगा? बिल्ली पे, है ना, कि बिल्ली उतारनी है। अब जो मेन वायर थी वो नीचे पड़ी हुई थी, ऐसे लटकी हुई थी वॉल पे। मैंने हाथ ऊपर किया, वो मेन वायर यहाँ चिपक गई, है ना, लग गया करंट। तभी तो फिजिक्स में इंटरेस्ट आ गया मैम को। तो लग गया करंट। तो ये चीज होती है। तो सर को बोलना है कि सर वो फिजिक्स में ये कहने वाली चीजें एक तरफ है कि करंट नहीं लगेगा, बट जब करने जाते हैं तो ध्यान बिल्ली पर रहेगा, और इतनी सारी वायरें होती हैं, कोई ना कोई एक चिपक गई तो सीधे भगवान के पास ही बिल्ली उतारेंगे, है ना। क्योंकि बिल्ली जैसे चढ़ी है, हम खुद ही उतर जाएगी। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन था नल पॉइंट वाला। अच्छा, ये कराया तो है कई बार न्यूट्रल पॉइंट वाला। ठीक है, एक काम करो, आज बहुत हो गया है। इस पहले जो आज तुम्हें कराया है ना क्लास में, उतना करके आना। अगली क्लास शुरू करने से पहले ये न्यूट्रल पॉइंट वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। कई ले बार लीजिए क्लास, हाँ, कर ले लीजिएगा मैम आप क्लास। कल खुशबू मैम ले रही है ना क्लास आप लोगों की। शायद खुशबू मैम रखेंगी क्लास, अदरवाइज मैं यस रख लेंगी। मैम। हाँ, तो बाकी जो क्वेश्चंस करा दिए हैं उन्हें कर लेना। और जिन क्वेश्चंस पे टिक लगाया है, जैसे ये वाले क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, और स्टार्टिंग के ये वाला ट्राई कर लेना, ठीक है। और ये वाला ट्राई करना। जो मैंने छोड़ दिए हैं बाकी के, वो बस यही 4-5 क्वेश्चन है जो ट्राई करने हैं, दैट्स इट। ठीक है, मैं ये पीडीएफ भेज दूंगी तुम्हें। ये क्वेश्चंस मोर देन इनफ है तुम्हारे लिए। चलो, ओके ओके, बाय एवरीवन। बाय। मैम थैंक यू। ओके।